हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है सक्सेस की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास के ज्योग्राफी से कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। तो ये क्वेश्चन कुछ नए सिरे से पूछे गए हैं। इनमें अल्फाजों को थोड़ा यानी शब्दों को थोड़ा चेंज किया गया है, तो आप इन्हें भी देख लेंगे। क्वेश्चन आपके बुक से ही है, आप इन्हें देखेंगे ध्यान से। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। 50 क्वेश्चन है, आप ट्राई कीजिएगा 40 क्वेश्चन का आंसर आप दे सकें। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ये याद रखेंगे, ये चैप्टर आपका फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर, यानी फर्स्ट चैप्टर भारत संसाधन एवं उपयोग से और सेकंड कृषि, यहाँ तक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए गए। और आगे ये मेरा फर्स्ट पार्ट है। जब आगे मैं लाऊंगा क्वेश्चन तो ये 100 हो जाएंगे, ये पूरा बुक का हो जाएगा। तो अभी हम 2 चैप्टर का ही लाया हूँ। तो आइए पहला प्रश्न हम देखते हैं। मेरा पहला प्रश्न है, किसी देश की तटरेखा से कितनी दूरी तक का क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है? ये फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसका आंसर है 200 किलोमीटर। ठीक है ना। आगे है, गुजरात के किस स्थान पर सौर ऊर्जा का आधुनिक उपकरण बड़े स्तर पर स्थापित किया गया है? तो ये गुजरात के भुज में स्थापित किया गया है। थर्ड क्वेश्चन, कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, यह कथन किसका है? तो इस टाइप का एक और क्वेश्चन है आपको फर्स्ट चैप्टर से ही। संसाधन होते नहीं बनते हैं, उसी पैटर्न पे इस क्वेश्चन को लिया गया है। तो उसका आंसर तो चिम्मरमन आपने याद किया है, और इसका आंसर आप याद कर लेंगे, गांधी जी। ठीक है ना। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, क्योटो सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो पहले आप जान लेंगे क्योटो सम्मेलन क्यों किया गया था। ये दुनिया भर में क्या है, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए किया गया था। और ये कहाँ हुआ? तो जापान में। कितने देश शामिल हुए थे इसमें? तो आपके 159 देश इसमें शामिल हुए थे। और इसमें अब ये कब हुआ था, ये क्वेश्चन का पूछा है। जब सेकेंड पृथ्वी सम्मेलन 1997 में हुआ था, उसी वर्ष ये भी किया गया था, यानी दिसंबर के मंथ में 1997 में ये किया गया था। अब आपका पांचवा क्वेश्चन है, क्योटो सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैसें कौन कौन सी थी? तो 6 गैसें थी, याद रखेंगे। अब 6 गैस कौन कौन थी? देखिए, CH4, CO2, N2O, HFC, PFC, SF6। ठीक है, ये गैसें जिम्मेदार थी। और आप एक गाइड में और आप एक क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन देखेंगे मैट्रिक का, ठीक है ना, तो आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, क्योटो सम्मेलन में कुछ कुल कितने गैस जिम्मेदार थी? तो 6। वो कौन कौन है आप यहाँ देख लेंगे। अब है, भारत में जलोढ़ मृदा लगभग कितने क्षेत्र में फैली हुई है? जानते हैं, सबसे पहला प्रकार ही जलोढ़ मृदा है, और जो सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है, ये पता है आप सभी को। तो ये पूछा है कि कितना फैला है भारत में। तो 2 मिट्टी, ठीक है ना, इसके साथ तो ये दोनों 2 मिट्टी है। तो पहला जलोढ़ मृदा और एक और अन्य मिट्टी है, जो दोनों सेम मात्रा में है, लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर में फैला हुआ है। 7 क्वेश्चन है 7 नंबर, उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? तो यह कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जलोढ़ मृदा के हमने 2 प्रकार पढ़े थे, खादर और क्या है, बांगर। लेकिन यह उत्तर बिहार में जो बालू प्रधान है, जैसे उसको हम लोग बांगर खादर मिट्टी बोलते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पर विशेष नाम उसको दिया गया है, उसको दियारा भूमि कहते हैं। और वह खासकर एक सवाल ये भी पूछेगा कि दियारा भूमि किसके लिए फेमस है? तो मक्का के फसल के लिए फेमस है पूरे दुनिया में, याद रखेंगे। आगे, किन राज्यों में कुल भूमि के लगभग 80% भाग पर खेती की जाती है? तो ये आपका पॉसिबल हो पाएगा पंजाब और हरियाणा के राज्य में ही, क्योंकि वहां पर सिंचाई की अच्छी खासी व्यवस्था है। आगे है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार पर्यावरणीय संतुलन हेतु वनों का वांछित विस्तार कितना होना चाहिए? यानी हमारे देश में अगर वनों को बचाना है तो कम से कम कितना परसेंट लैंड का, यानी एरिया का होना होगा? तो एक तय किया गया 1952 में, ये 33% होना चाहिए। यानी अगर 100% में बात की जाए तो 33% भाग पर मेरा पेड़ पौधा जो प्राकृतिक रूप से उगा हुआ वो बचा होना चाहिए। इसी के लिए हम लोग और भी किताबें पढ़ते हैं, रक्षित वन, आरक्षित वन, ये सब पढ़ते रहते हैं, उसमें इसको प्रोटेक्ट भी किया जाता है वनों को। ये 33% है इसका आंसर। आगे, खनन के उपरांत, यानी जब खनन करते हैं, माइनिंग करते हैं खनिजों की, उसके बाद भूमि के निम्नीकरण यानी उसकी उर्वरता में कमी से कौन कौन से राज्य को प्रभावित हुए हैं? तो ये राज्य आपके झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा हुए हैं। अब देखिए, इस टाइप का एक और क्वेश्चन पूछता है कि पंजाब और हरियाणा में
भूमि निम्नीकरण क्यों हुआ है? तो वहां पे अधिक सिंचाई हो जाती है, और यहाँ पे क्या है, खनन कार्य के कारण भूमि निम्नीकरण हो रहा है, याद रखेंगे। आगे है, पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में मृदा संरक्षण हेतु कौन सी कृषि की पद्धति उपयुक्त मानी जाती है? यानी जहां पर हवाएं तेज जाती है, ठीक है ना, वहां पर, तो वहां पर पट्टिका कृषि हम लोग करते हैं वहां पर। आगे आपका है कि विश्व के कुल जल आयतन में मीठे जल का प्रतिशत कितना है? तो ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि खारा जल कितना है, तो वो लगभग 96 पॉइंट कुछ समथिंग है, और ये मीठे जल पूछा तो ये क्या है, 2.5% आपका है। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन नंबर, वर्ष 2008 में कोसी नदी के तटबंध टूटने से किस क्षेत्र में भयंकर बाढ़ आ गई थी? तो ये बाढ़ टूटने कोसी प्रदेश में, जो बिहार का एक श्राप भी कहा जाता है इसे, कोसी प्रदेश को और कोसी नदी को खासकर। 14 नंबर क्वेश्चन आपका है कि विश्व की 10 सबसे बड़ी नदियों में ब्रह्मपुत्र और गंगा नदियों का क्रमशः स्थान क्या है? तो ब्रह्मपुत्र आपका 8 नंबर पर है, और गंगा क्या है, 10वें नंबर पर आपका आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा बचाओ आंदोलन किस मुद्दे से संबंधित एनजीओ है? ठीक है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा अटपटा है, लेकिन देख लेंगे। इसका आंसर नर्मदा बांध के विरोध के लिए किया गया था, ठीक है ना, और इसके लीडर कौन थे? नर्मदा बचाओ आंदोलन के मेघा पाटेकर, ठीक है ना। आगे है, स्वीडन के जल विशेषज्ञ फॉल्कन मार्क के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आवश्यक जल की मात्रा कितनी है? तो एक व्यक्ति को एक दिन में कितना जल चाहिए? तो ये कितना, 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता होती है। अगर लीटर में बात की जाए अगर, तो लगभग 50 लीटर एक व्यक्ति को आवश्यकता होती है। फॉल्कन मार्क के अनुसार माना जाए तो लगभग कितना है, ये घन मीटर में दिया गया 1000, अगर इससे कम तो जल संकट माना जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन आपका है कि भारत की कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? तो ये कितना है टोटल? फिलहाल आपके बुक के अकॉर्डिंग 22% है। अगर रिसेंट देखा जाए तो ये चेंज भी हुआ होगा और होना भी चाहिए। आगे आपका है 18 नंबर क्वेश्चन कि राष्ट्रीय जल नीति 1987 को संशोधित कर पुनः किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? यानी कब चेंज करके फिर नया बिल लाया गया? तो ये 2000 में लाया गया था। 19 नंबर क्वेश्चन है, इंद्रपुरी बांध लगाकर किस नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना विकसित की गई थी? तो ये आपके सोन नदी पर की गई थी। देश के कुल वनाच्छादित क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग पूर्वोत्तर राज्यों में पाया जाता है? अगर 7 सिस्टर की बात की जाए तो वहां पर सबसे अधिक क्या है, पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो ये कितने हैं, लगभग 25.11%, याद रखेंगे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम में। ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो किताब से आप देख लेंगे, बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं उनके नाम, तो उसमें से एक पूछता है, आप देख लेंगे तो आपका एक क्लियर हो जाएगा। आगे, जैव अपहरण का सही अर्थ क्या है, यानी बायोपाइरेसी। तो जब हम बायोलॉजी पढ़ते हैं उसमें हम डीएनए के बारे में पढ़ते हैं, इसमें क्या है, किसी भी जीव के डीएनए में छेड़छाड़ कर दिया जाता है, वही कहता है कि प्राकृतिक जन आनुवंशिक गुणों में अनुचित हस्तक्षेप करना, ये क्या है, जैव पायरेसी, और बहुत सारे देश इसको बैन कर रखा है इसको। एक पौधा का नाम है आपका पेंडीप्लांड्रा ब्राजीनी। पौधे से एक ब्राजीन प्रोटीन निकलती है, जिसकी मिठास से चीनी से कितनी गुनी अधिक होती है? लगभग क्या है, 2000, लगभग कितना है, 2000 गुना। यहाँ पे 1000 गुना गलत आंसर हो चुका है, यहाँ पर 2000 गुना इसका आंसर सही होगा। इसमें कैलोरी बहुत कम होती है इसमें, तो आप 23 नंबर का आंसर डी देख लेंगे इसका। आगे आपका क्वेश्चन है 24 नंबर कि दूसरे जीव के शिकार या भोजन को छीनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये क्या है, क्लेप्टोपैरासाइटिज्म। अब ये कौन जनजाति करती है? तो जब बाघ परियोजना के बारे में पढ़ेंगे तो बाघ की संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे, और बाघ की संख्या क्यों घट रही है, तो वहाँ पे आपको बगल में पढ़ने को ये मिलेगा। जैसे वहाँ के जो बोरोरो जनजाति के लोग हैं वो क्या करते हैं, जो जानवर शिकार करते हैं उनके शिकार किए गए जानवर को ये लोग इंसानों के द्वारा क्या है, उन जनजाति के द्वारा छीन लिया जाता है। अब इस प्रकार की प्रक्रिया को हम कहते हैं क्लेप्टोपैरासाइटिज्म कहते हैं। आपका 25 नंबर क्वेश्चन है, क्यूनाइन का उपयोग किस रोग के उपचार में करते हैं? तो ये क्या है, मलेरिया का जब रोग हो जाता है तो क्या है, क्यूनाइन का प्रयोग करते हैं। पेड़ के छाल से निकलता है क्यूनाइन नाम का एक केमिकल। भारत में कितने खनिज आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है? ये लगभग 30 खनिज क्या है, आर्थिक दृष्टि से पैसा
अच्छा आंसर बन सकता है। 27 नंबर क्वेश्चन, कौन सा लौह अयस्क पीले रंग का होता है? लौह अयस्क लगभग 3 प्रकार के आपके बुक में दिए गए, ये 4 प्रकार होंगे इसे, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडरेटाइट। इसमें लिमोनाइट सबसे खराब भी कह सकते हैं, इसमें सबसे कम आयरन की मात्रा होती है, ये क्या है, पीले रंग का होता है। 28 नंबर क्वेश्चन है आपका, कोयला क्षेत्र से संबंधित कौन सा कथन सही है? देखिए, टर्शरी कोयला के बारे में बात कर रहे हैं तो इंडिया में 2 क्षेत्र हैं, गोंडवाना समूह और क्या है, टर्शरी युग। तो गोंडवाना समूह का जो कोयला है ये 20 करोड़ वर्ष पुराना है और टर्शरी युग का कितना, 5 करोड़ वर्ष पुराना है। अगर देखिए कोयला की बात की जाए तो कोयला जितना पुराना होगा उतना ही कोयला अच्छा होगा, और जितना नया होगा उतना ही बेकार। जैसे हम पढ़ते हैं पीट कोयले के प्रकार, सबसे लास्ट वाला वो सबसे घटिया होता है, तो वही यहाँ पर नया और घटिया किस्म का मिलता है। अगर इंडिया में बात की उत्पादन के मामले में, तो ज्यादातर जो उत्पादन होता है लगभग मैक्सिमम वही गोंडवाना समूह से ही हो जाता है, टर्शियरी युग से बहुत ही कम होता है उत्पादन। आगे है, भारत विश्व के कुल पेट्रोलियम उत्पादन में कितना प्रतिशत उत्पादित करता है? ये अफसोस की बात, हमारे पास ज्यादा पेट्रोलियम नहीं है, हमें मंगाना भी पड़ता है, मात्र 1% ही पूरे विश्व का पेट्रोलियम हम उत्पादन करते हैं। वो भी क्या है, आपके मुंबई हाई में ही आपको मिलते हैं। आगे, प्राकृतिक गैस सामान्यतः किन क्षेत्रों से प्राप्त होती है? ये जहाँ पे पेट्रोलियम मिलती है वहां पे प्राकृतिक गैस से मिलती है। इसके बाद जब पेट्रोलियम को लाते हैं, उसको जब हम प्रभाजी आसवन प्रक्रिया द्वारा उसको जब हम गर्म करते हैं, तो सबसे फर्स्ट पर हमें 50 डिग्री जब गर्म करते हैं तो हमें क्या है, प्राकृतिक गैस हमें प्राप्त होता है। बाकी पेट्रोलियम, पेट्रोल, किरोसिन वगैरह हमें मिलते हैं उसके बाद। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र कब और कहाँ स्थापित हुआ था? तो सबसे पहले 1897 में दार्जिलिंग में हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे, जल से बिजली बनाने की प्रक्रिया। आगे, भाखा नगर परियोजना किस नदी पर बनी है? तो यह सतलज नदी पर बनी हुई, याद रखेंगे। यूरेनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? यूरेनियम, जिससे परमाणु बम बनाते हैं, जिससे परमाणु भट्टी हम चलाते हैं, जैसे आपने याद किया है ना, एशिया का सबसे पहला परमाणु गिरी कौन सा? तारापुर। तो जैसे इस रिलेटेड क्वेश्चन ये है, तो यूरेनियम का प्रमुख अयस्क याद रखेंगे, पिंच ब्लेड, ठीक है। जैसे आप बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का। हेमेटाइट किसका है? तो लोहा का, आप याद रखा है। उस तरफ यूरेनियम का भी पूछा जा सकता है, इसे याद रखेंगे, पिंच ब्लेड। विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक देश कौन है? तो ये हमारा भारत है। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वर्षा पर आधारित कृषि क्या बोलते हैं? शुष्क कृषि उसको बोलते हैं, जो वर्षा पर डिपेंडेंट होता है। 36 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? यानी हमें जो मेरा जो जीडीपी है उसमें कृषि से कितना हमें आय मिलता है, पैसा मिलता है? और बात की तो ये 24% जो पैसा आता है वो कृषि से हमारा आता है, ये ज्यादा होना चाहिए इंडिया के अगर सापेक्ष में बात की जाए तो। भारत की कुल कृषि भूमि कितना प्रतिशत भाग वर्षा पर डिपेंडेंट होता है? यानी वर्षा होगी तो वहां पर अच्छी खेती बाड़ी होगी, ये लगभग 38.67% ये समथिंग है। आगे है 38 नंबर क्वेश्चन, झूमिंग किस प्रकार की कृषि है? तो झूमिंग कृषि करने की प्रक्रिया है जो पर्वतीय इलाकों में की जाती है। वैसे आपके हो गया पूर्वोत्तर राज्यों में ज्यादातर ये की जाती है। जैसे वहां पे क्या करते हैं किसान, वहां पे बड़ा लैंडफिल नहीं होता, तो वहां पे लोग पर्वतीय इलाकों पर पेड़ पौधों को काटकर थोड़ा ही जगह पर क्या है, पेड़ पौधे काट कर उस जला देते हैं, स्लैश और बर्न खेती भी से कहते हैं। उसके बाद वहां खेती करते हैं, फिर वहां की मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, उसको छोड़ देते हैं, फिर नया ढूंढते हैं, यानी चेंज करते रहते हैं, स्थानांतरित करते रहते हैं, इसलिए बोलते हैं स्थानांतरित कृषि भी इसको बोलते हैं। भारत में रबर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये केरल में होता है, याद रखेंगे। रबी फसल की बुआई कब होती है? तो अभी क्या समय है? अक्टूबर से दिसंबर समय है, ठंडी के मौसम में। एक और सवाल पूछा, रबी फसल किस मौसम में उगाते हैं? तो शीत ऋतु में, याद रखेंगे। एक 41 नंबर क्वेश्चन है, खरीफ मौसम में उगाई जाने वाली फसल कौन कौन सी है? तो धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास आदि, जो बारिश के मौसम में होती है। आपका है 42 नंबर, जिन क्षेत्रों में 100 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, वर्षा होती है, वहाँ की प्रमुख फसल कौन सी होती है? कम है तो क्या है, गेहूं होगा। अगर ज्यादा है तो क्या है, धान। क्योंकि गेहूं को 75 सेंटीमीटर वर्षा मिल जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, और चावल कम से कम चाहिए 125 से 200 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए, तो ये क्या है, गेहूं। अगर अधिक पूछे तो धान। पश्चिम बंगाल में धान की कौन सी किस्म उगाई जाती है? याद रखेंगे, पश्चिम बंगाल के लोगों का फेवरेट भोजन मछली और क्या है, चावल है, और वहां पर चावल 2 बार उगाते हैं। और वह कौन कौन सी किस्म उगाती है? तो वहां पर 3 किस्म है, औस, अमन
बोरो, ये 3 किस्म के चावल वहाँ हम अक्सर उगाई जाती है वहाँ के लोगों के द्वारा। आगे है आपका 44, भारत के प्रमुख मोटे अनाज कौन है? तो ज्वार, बाजरा, रागी, इनमें पोषक की भरपूर मात्रा होती है। आगे आपका क्वेश्चन है कि 45, गन्ने का मूल उद्गम स्थल कौन सा देश है? तो ये भारत को माना गया है, ठीक है ना। विश्व का सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश, तेल के मामले में भी भारत आपका टॉप करता है इसमें। अब क्या है, चाय में पाए जाने वाला ताजगी प्रदान करने वाला पदार्थ कौन सा है? ताजगी जो हमें देता है, फ्रेशनेस जो हमें ये चाय देती है, इसमें कौन सा केमिकल होता है? इसमें होता है थीन। तो कैफीन किसमें? तो कॉफी में। निकोटीन जो तंबाकू वगैरह उसमें होता है। 48 नंबर, अरेबिका कॉफी सबसे पहले कहाँ से लाई गई थी? तो ये कॉफी का प्रकार है अरेबिका, जो सबसे अच्छी मानी जाती है। ये बाबा बुदान पहाड़ी में बाबा बुदान के द्वारा लाया गया था। यानी जब बाबा बुदान यहाँ से यमन गए थे, वहां पर इनको जब कॉफी पिलाई गई थी, इन्हें बहुत पसंद आया था। तो इन्होंने कहा, उनसे बीज मांगा पर उन्होंने दिया नहीं। तो इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि कुछ हमें देखने के लिए सिर्फ दिया जाए बीज। तो उन्होंने बीज लिया और कुछ बीज को चुपके से लगभग लाकर यहाँ पर यहाँ पे बाबा बुदान की पहाड़ी पर लगाया गया था, ठीक है ना। और यहीं से क्या है, पूरी दुनिया में ये फैल गई थी कॉफी, और इसलिए उस पहाड़ी को, जिस पहाड़ी पर लगाया था, उसको बाबा बुदान की पहाड़ी नाम दे दिया गया था। आगे आपका 49 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में आम सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो ये उत्तर प्रदेश बात कर रहा है। ऐसे और भी राज्य है, बिहार भी इसमें आता है, लेकिन सर्वाधिक की बात कर रहा है, सबसे टॉप में बात कर रहा है। जूट को किस नाम से जानते हैं? जूट एक स्वर्ण रेखा है, स्वर्ण रेशा है, यानी सुनहरा रेशा के नाम से भी जानते हैं। तो आगे हम मिलेंगे और भी क्वेश्चन लेकर, पार्ट 2। इसके साथ साथ और भी हम ज्योग्राफी के आगे के चैप्टर जितने भी छूट चुके हैं, वो साथ में हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप इसे देखेंगे और याद करेंगे। ये नए सीरीज से क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन को, शब्दों को थोड़ा ट्विस्ट किया जाता है, तो आप इसको देख लेंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो मिलते हैं आगे अगली वीडियो में।